स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज है वीकेंड। आज जो है हम कुछ ऑफ बीट प्लेस एनसीआर के अगल बगल है उसको एक्सप्लोर करेंगे। आज हम जा रहे हैं सारस दमदमा लेक, जो कि गुड़गांव के पास सोहना के करीब है। ट्रिप को हमने जो है वो ज़ीरो कर लिया है। देखते हैं नोएडा से कितना टाइम और डिस्टेंस हमें लगता है दमदमा लेक पहुंचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस ब्लॉग को। आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है, हो सकता है पानी गिरे। टेम्परेचर थोड़ा कम है लेकिन पानी गिरने की वजह से हो सकता है कि उमस थोड़ी सी बढ़ जाए। थोड़ा बहुत बूंदाबांदी वैसे शुरू हो गई है। यहाँ से 81 किलोमीटर बता रहा है। 1 घंटे 36 मिनट की जो है वो टाइम लेगा। वाया कालिंदी कुंज होके जाएंगे, जो कि दिल्ली का सबसे कंजस्टेड और बिजी एरिया है। ये है कालिंदी कुंज का ब्रिज, जहाँ जाम आपको अक्सर मिलेगा। अक्सर क्या, हमेशा ही मिलेगा। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आपको जाम यहाँ ना मिले। इसका सलूशन कब आएगा पता नहीं, बट कम से कम 10 मिनट आपको यहाँ वेट करना ही होगा। लेफ्ट लाइन पे राइट वाले खड़े हुए हैं, पूरा रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है। कब अनुशासन आएगा इन लोगों में मुझे पता नहीं है। मतलब सरकारी बस तक ने जो है वो पूरा लेफ्ट लेन कवर कर रखा है। 10 मिनट से मैं खड़ा हूँ कालिंदी कुंज पे। फाइनली KMP हाईवे पे चढ़ गए हैं। ये 6 लेन DND KMP हाईवे है, जो कहीं ना कहीं आगे जाके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से ज्वाइन होता है। राइट साइड पूरा जो है फरीदाबाद बाईपास जाता है, फरीदाबाद और दिल्ली। और हम सीधे जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे फरीदाबाद क्रॉस करते हुए। एक कालिंदी कुंज का जो है वो बॉटलनेक है। अदरवाइज कुछ ऐसी सड़कें दिल्ली में हैं जो आपको बिना किसी झंझट के शहर से बाहर निकाल देती हैं। उनमें से ये भी एक सड़क है, KMP कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे। पूर्णतः बाहर आ चुके हैं हम फरीदाबाद से। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर और रह गया है दमदमा लेक। काफ़ी अच्छा एक्सप्रेसवे, KMP एक्सप्रेसवे। मुझे लगता है 14 किलोमीटर बाद हमें या तो कच्चे रोड पे जाना है, या मोस्टली कच्चे रोड पे ही जाना है। वहाँ से मुंबई एक्सप्रेसवे भी ज्वाइन होता है। अभी तक 53 किलोमीटर हम चल चुके हैं 17.7 के एवरेज से। ये फाइनली एक टोल प्लाजा पड़ा है। 3 लाइन चल रही हैं और काफ़ी जो है वो अव्यवस्था जैसी है। अरे रोड बनाते हैं, टोल कलेक्ट करते हैं, तो इस व्यवस्था को भी सही करना चाहिए ना। 5 मिनट से आदमी यहाँ खड़ा हुआ है। आधे तो जो है वो लाइन चल ही नहीं रही हैं। ये आगे जो है वो बड़ा सा इंटरचेंज है, DV एक्सप्रेसवे, मतलब दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे। ये राउंड अबाउट लेके कह रहा है कि सेकंड एग्जिट लीजिए। तो फिलहाल तो ऊपर चढ़ने को बोल नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को स्किप करेंगे और आगे राउंड अबाउट से जो है वो सेकंड एग्जिट लेंगे। एक गलत लाइन 115 किलोमीटर। अब वापस जाने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेसवे है चारों तरफ। एक घटना वैसे भी हो चुकी है देहरादून एक्सप्रेसवे पे, जहां उल्टी दिशा से जाती हुई एक कार को पीछे से स्कॉर्पियो ने ठोका। 4 लोग जो है वो मृत हो गए। तो अब ये है कि अब देखते हैं क्या तरीका है। इस एक्सप्रेसवे पे तो लगता नहीं कि किसी तरह की कोई संभावना है कि हम यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं। मिनिमम एग्ज़िट जो है वो
40 किलोमीटर दूर बता रहा है। कुल मिला के जो है वो मान के चलिए कि गलत तो ले लिया है, वाट लग गई है। ये है कुछ रेस्ट एरिया मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे पे। मैं एग्जिट के लिए खोज रहा हूँ, लगता है कि 30 किलोमीटर बाद ही एग्जिट ले सकता हूँ। संभावना तो कुछ लग नहीं रही है। एक प्रॉपर इस तरह से कट था, वहाँ से मैंने गाड़ी टर्न कर ली है। वापस 100 किलोमीटर से 50 किलोमीटर रह गया है, लेकिन फालतू में करीब मैं ये मान के चलिए कि 25 किलोमीटर चल के आना पड़ा मुझे वापस जाने के लिए, और ऐड हो गया इसमें 25 किलोमीटर। इस बार जो है इंटरचेंज पे थोड़ा सा प्रिकॉशन रखेंगे, नहीं तो इस तरह से तो काफ़ी जो है परेशानी हो सकती है। ये है टोल प्लाजा और एक बढ़िया सी मूर्ति यहाँ लगी हुई है, पता नहीं किन की है। अब देखते हैं कि अलाउ करते हैं कि नहीं, क्योंकि अपन ने तो कहीं अपने सिस्टम को रिकॉर्ड नहीं किया। बीच में से जहाँ एक कट था वहाँ से निकाल ली थी गाड़ी। वैसे भी खैर एनुअल पास है, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी दिक्कत होनी चाहिए, फिर भी देखते हैं। हिलालपुर टोल प्लाजा है ये। वाह, हो गया ओपन भाई। बना तो काफी अच्छा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये होगी बस जयपुर जाती हुई स्टील ब्रिज छोटे से, पता नहीं नीचे से शायद रेलवे लाइन होगी इसके। जी हाँ, रेलवे लाइन ही है। देखेंगे पूरी उल्टी दिशा से आ रहे हैं। अब सुधरेंगे, बड़ी दिक्कत है। सोहना की तरफ मोड़ रहे हैं गाड़ी, सोहना वल्लभगढ़। फरीदाबाद की ओर बढ़ते हुए यहाँ पे भी एक टोल। गजब कहानी है भाई, लूट मचा रखी है इन्होंने। यहाँ तो फास्टैग भी नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये कैश से वसूली कर रहा है। इज टेकिंग कैश। ये कोई गांव की सड़क आ गई है, गुर्जर विजय सिंह पाठक चौक ऑन टू अभयपुर रोड, दमदमा लेक रोड। 7 किलोमीटर करीब इसी तरह की रोड पे चलना है। पूरी गांव खेड़े की रोड और खराब रोड है, पूरा 6 किलोमीटर का लगता है पैच। कुछ इसी तरह का है, जहां रोड नदारत है, गड्ढे मुक्त नहीं गड्ढे युक्त सड़क। बहुत सालों बाद जो है वो एक विलेज की, गांव की वाइब सी आई। खेत खलिहान, बड़े बड़े घर, मक्के की खेती, और उनके बीच में निकलती हुई इस तरह की BMW कार्स। खेत की ताजा
सब्जियां, मुझे लगता है ये कुछ आश्रम है। SS स्टील वेल्डिंग वर्कशॉप, ये तो खैर वो होगा, वेल्डिंग वर्क उसने किया होगा, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि किसी कोई आश्रम जैसा है ये। भाई साहब गाड़ी लगा दिए हैं, मोड़ पा नहीं रहे हैं। राइट साइड में दमदमा और लेफ्ट साइड में जो है वो है सोहना। अपने को मुड़ना है राइट साइड पे, दमदमा रोड पे। ग्राम पंचायत अभयपुर आपका स्वागत करती है। आगे जो है वो ताज का भी रिजॉर्ट है। अप्रोच रोड तो है नहीं, अब ताज का रिजॉर्ट है तो समझना पड़ेगा कि चलता तो होगा, तभी ताज ने बनाया होगा। ये है सारस दमदमा रिसोर्ट। यहाँ पार्किंग के पैसे अलग से 40 रुपये लगते हैं। इसके पीछे जो है वो दमदमा लेक है। एक पुराना सा कंस्ट्रक्शन, आई थिंक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है ये। एक टूर आपको जो है रूम का देता हूँ। रूम नंबर 110। जैसे घुसेंगे वैसे ही आपको एक वॉशरूम मिलेगा, गीजर है, वेस्टर्न स्टाइल कमोड है, हैंड वॉश है, लेकिन बाकी कोई जो है वो बाथ एसेसरीज है नहीं। ये एक छोटा सा वार्डरोब, ये एक बेड, 2 ग्लासेस, टीवी छोटा सा लगा हुआ, और इधर सपोज टू बी फ्रिज बट खाली है ये, और एक गोल घूमता हुआ एक रूम है बैठने के लिए। यहाँ पे 2 कुर्सियाँ। इधर से जो है आपको इसी का एक छोटा सा गार्डन का व्यू मिलेगा। इसके पीछे जो है वो है दमदमा लेक। रूम बनाए तो अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ हैं, लेकिन मेंटेन नहीं है। पुराना सा प्रतीत होता है, साफ नहीं है चीज़ें, और बड़ा बेसिक सा रूम है। ये इसका कुछ कॉरिडोर है जहाँ से आप रिसेप्शन एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पे जो है वो रेस्टोरेंट भी हैं। कुछ रूम्स यहाँ पे। ये इस तरफ जो है वो रिसेप्शन है। और रेस्टोरेंट ये है। ये है मेन्यू सारस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दमदमा का, और खाने का जो कुछ मेन्यू है। कम हॉलिडे विद अस, हरियाणा टूरिज्म, हरियाणा सरकार का ये होटल। प्राइस जो है वो सरकारी के हिसाब से सही है, नॉमिनल प्राइसेस हैं, और आपको जो है बेवरेजेस भी इसमें मिल जाएगी। पीछे उस साइड जो है लेक है, जिसको बाद में हम देखेंगे। फिलहाल पनीर पकौड़े और चाय जो है वो ऑर्डर कर दिया है, खाना जो है वो बाद में खाएंगे। तो ये है पनीर पकौड़ा और ये चाय। इसी रिजॉर्ट से लगा हुआ एक एंट्री गेट है दमदमा लेक का। बोटिंग, नॉन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। कुछ चेतावनी जैसी यहाँ पे, और ये रेट लिस्ट है। 200 रुपये मिनिमम। रोइंग बोट, पैडल बोट, डक बोट। रिजॉर्ट के बैक साइड से आप निकल के दमदमा लेक जा सकते हैं। यहाँ कुछ थोड़ा सा एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं। स्पेशल विलेज फूड है, सरसों साग, दाल फ्राई, कढ़ी, चूरमा, घी, चटनी। 100 मीटर आगे। अत्यधिक कम पानी है, जितनी वो बॉडी दिख रही है उतना ही पानी है बस। अगर पानी होता तो ये पूरी लेक यहाँ तक भरी होती। और यहाँ पे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट, कैमल राइड, शूटिंग्स,
झूले, शूटिंग रेंज। ये एक स्लोप है उतरने के लिए। लगता है कि भारत स्वच्छ अभियान यहाँ तक पहुँचा नहीं है। लोग जो हैं वो लोटा लेके किनारे बैठे हुए हैं। ज़मीन पे थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि जलेबियों का निर्माण ज़मीन पे दिख सकता है अपने को। पानी बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है कि मॉनसून होने के बाद तभी आने का कोई मतलब है। एक देसी जुगाड़ क्रिकेट के लिए, स्टंप यहाँ लगे हुए और ये पिच बनी हुई, बिल्कुल क्ले कोट है ये कुछ पैडल बोट जो कि ऐसी खड़ी हुई हैं यहाँ पे, कोई है नहीं चलाने वाला क्योंकि पानी है नहीं। और पीछे जो है वो भैंसें आराम कर रही हैं। ये भैंसों का झुंड आता हुआ काफ़ी तेज़ी से। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी टाइगर ने जिनका पीछा किया है। ये भी कंटेंट क्रिएटर ही लग रही हैं, बाइक से आई हैं। भैंसें आराम करती हुई पानी में। पीछे जो है वो अरावली की छोटी छोटी रेंजेस हैं। इस साइड भी रेंज है। कुल मिला के जो है वो नाले का पानी जैसा ही लग रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से दुरुपयोग होता है ये देख सकते हैं आप। लोकेशन बहुत बढ़िया है। एक तरफ पहाड़ है, ग्रीनरी है और एक वाटर बॉडी है। ये जिप लाइन का भी यहाँ प्रबंध था।
आगे जो है ये ट्यूबल बाथ और रेन डांस, यहाँ का भी प्रोविज़न है। यहाँ पे कैंपस काफ़ी बड़ा बना रखा है, चूँकि सरकारी है तो जगह की कोई कमी नहीं है। कुछ चीज़ें जो इस प्लेग्राउंड में अलाउड नहीं है, ये कुछ झूला भी था जो कि ख़राब पड़ा है, वो है ट्यूब बाथ एंड मड बाथ। लेकिन मुझे लगता कि वर्किंग कंडीशन में है ये। काफ़ी अच्छा ऊबड़ खाबड़ बना रखा है, ग्रीनरी काफ़ी है। एंट्री इस होटल की सारस टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स दमदमा इनॉर्ड बाय श्री भजन लाल 1991। ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस हॉल एंड टेरेस भी है। गर्मी तो इतनी नहीं है लेकिन उमस काफ़ी है, इसकी वजह से जो है स्वेटिंग काफ़ी हो रही है। कुछ देर रूम में आराम करते हैं। फाइनली बोलने के बाद जो है वो एक बोतल पानी की दी गई और टॉवल और कुछ सोप दिए गए। टेलीफोन जो है इस रूम में नहीं है, बाहर रिसेप्शन पे नंबर है, मोबाइल नंबर, उस पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। टीवी चलता नहीं है क्योंकि सारे कनेक्शन बाहर बंदरों ने जो हैं वो काट रखे हैं। वो कह रहा था कि सही कराते हैं, अगले पल जो है बंदर वो कनेक्शन काट देते हैं। रात का कुछ माहौल यहाँ का। फाइनली इस कॉरिडोर में थोड़ी लाइटिंग है। जब मैं रेस्टोरेंट जा रहा था तब यहाँ लाइटिंग नहीं थी, पूरा भूतवा माहौल था। अब तो खैर लाइट चल रही हैं। छोटे छोटे पहाड़ हैं लेकिन काफ़ी सीनिक है। ये अरावली रेंजेस। ये है सेक्टर 62 का मार्केट और यहाँ पे एक हैं मिस्टर भटूरा बाय जर्नलिस्ट विजय मिश्रा। डेफिनेटली ये जर्नलिस्ट ही होंगे। यहाँ का वेजीपा जी ने एक रिव्यू किया था, तो एक भटूरा यहाँ का खाते हैं आज संडे ब्रंच पे। भटूरा है मेन्यू यहाँ का 8 AM to 5 PM। यहाँ की फेमस है छोले भटूरे, छोले भटूरे और एक सॉल्टेड लस्सी या छाछ हमने ऑर्डर कर दिया है। ये है छाछ, इसमें बूंदी पड़ी हुई, पूरा रायता ही रहा है। तरह से एक्स्ट्रा फिल कर सकते हैं आप छोले। तो ये है भटूरे यहाँ के। इसमें आपको 2 भटूरे मिलते हैं, ग्रीन चटनी, छोले और कुछ अचार और ओनियन का पिकल टाइप से। देखिए इसमें पनीर है थोड़ा सा।
चलिए इसको फिनिश करते हैं और बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। यहाँ पे कटहल की बिरयानी और कटहल रोगन जोश मिल रहा है। अगर आप कटहल के शौकीन हैं तो यहाँ आ सकते हैं। जनरली कटहल की इतनी वैरायटी किसी रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलती हैं। ओवरऑल टेस्ट ठीक था, बहुत बढ़िया तो मैं नहीं कहूँगा। प्याज और अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा था। बाकी ऐसा कुछ बहुत ही फैंटास्टिक मुझे कुछ लगा नहीं। तो ये था मेरा दमदमा लेक का टूर। आइडली कहूँ तो मानसून के बाद ही आने में यहाँ फ़ायदा है। झील का लेवल थोड़ा ऊपर आ जाता है मानसून के बाद, और बोटिंग और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, कायाकिंग और जिस तरह की भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं वो आप कर सकते हैं। प्री मानसून या मानसून से पहले आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पानी काफ़ी नीचे आ जाता है और झील के बेड पे काफ़ी गंदगी है। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए ऑफ बीट प्लेस में दिल्ली एनसीआर के नियर अबाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। मैनी थैंक्स।